Congruency of triangles. What do you mean by congruent figures? The figures which are identical. The pair of figures are said to be congruent when they are identical in terms of shape and size. ऐसी दो फिगर जिनकी शेप और साइज सेम हो उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ए पेयर ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द सेम पर्सन. एक ही आदमी के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगर हम बात करते हैं, दो फोटो अगर हमारे हाथ में है, हमारी अपनी दो फोटो पासपोर्ट साइज मेरे हाथ में है, तो वो दोनों फोटोज क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. बहुत ध्यान से समझना. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ कि वो फोटो कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि वो मेरी फोटो है, शेप सेम है, साइज सेम है, क्योंकि जितनी साइज की जो होती है पासपोर्ट साइज, हर फोटो सेम साइज की है. तो साइज और शेप अगर सेम होती है, ऐसी फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं. उसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में 9th में पढ़ाई हुआ है, राइट? तो हम कॉन्ग्रुएंसी का जो वर्ड है वो यूज करते हैं ट्राइंगल्स में स्पेसिफिकली. तो सिमिलरिटी की तरफ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आइडिया ले लें, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स किसे कहते हैं. Pair of triangles are said to be congruent when their corresponding angles are equal. At the same time, corresponding sides are also equal. Regarding to the corresponding parts of congruent triangle, CPCT. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये ट्राइंगल है, इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल है, they seems to be identical in terms of shape, right? Both are congruent. This is a symbolic representation of congruency. This wave represents the shape and equal to represent the size. And hence the triangle ABC, मान लिया ट्राइंगल DEF के साथ कॉन्ग्रुएंट है. अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, एंड हेंस दे कैन ओवरलैप ऑन टू वन अनदर. एक दूसरे को इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इट सीम्स टू बी लाइक ए वन ट्राइंगल. क्लियर? और अगर किसी भी ट्राइंगल के साथ ऐसा होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है. यानी कि एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल एफ. यही नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं. ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ. डबल मार्क जा किया है, ट्रिपल मार्क ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं एसी की बात कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू डी एफ. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं. और कॉन्ग्रुएंसी के अलग अलग नियम हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एस ए ट्रिपल एस हमने पढ़ा है, एस ए एस हमने पढ़ा है, ए एस ए हमने पढ़ा है, ए एस हमने 9th में पढ़ा है और आर एच एस हमने पढ़ा है. एग्रीड? ये डिफरेंट कंडीशन अंडर विच द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स कैन बी रिगार्डेड एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अब पेयर ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ द सेम पर्सन रिगार्डेड टू बी द कॉन्ग्रुएंट. इसी तरीके से इफ आई एम हैविंग ए पेयर ऑफ फोटोग्राफ्स, राइट, ऑफ डिफरेंट साइज, एक पासपोर्ट साइज है, एक थोड़ी बड़ी साइज की है, तो दोनों की शेप तो सेम है, दोनों में हूं तो मैं ही, लेकिन साइज अलग अलग है फोटोग्राफ का, राइट? तो हम उन दोनों फिगर्स को क्या कहेंगे? सिमिलर. दोनों फोटोग्राफ्स क्या है आपस में? सिमिलर. तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलरिटी मीन्स द शेप्स में बी सेम बट साइज आर डिफरेंट. शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग. अगर यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ट्राइंगल के अंदर, हम सिमिलर ट्राइंगल टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपने आप में टॉपिक का नाम ही बताता है कि हमें सबसे पहले जरूरत यह समझने की है कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर हम कब कहते हैं? व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, राइट? और व्हाट डू यू मीन बाय द सिमिलरिटी बिटवीन द टू ट्राइंगल्स? दो ट्राइंगल्स के बीच में सिमिलरिटी का मतलब क्या है? Two triangles are said to be similar when their shapes are same but sizes are different. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां एक फिगर बना रहा हूं,
अब दोनों का साइज अलग अलग है, शेप सेम है, तो ये फिगर्स क्या आपस में सिमिलर हैं। इक्वल टू नहीं लिखा मैंने इसके नीचे। तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर विद ट्राइंगल डीईएफ। अब यहां भी सिमिलरिटी यूं ही नहीं कह सकते हम, हमें कुछ कंडीशंस को यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने 9th क्लास में यहां यूज किया था ऐसे हम यहां भी यूज करेंगे। और यूज ही नहीं करेंगे, वो क्यों होता है उसको प्रूव भी करके देखेंगे। जैसे एएसए का प्रूफ तो हमने 9th में देखा था, ऐसे ही यहां पर भी हम देखेंगे। लास्ट ईयर वो सिलेबस से हट गया था। तो यहाँ ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ये मैं मान रहा हूं किसी कंडीशन के कारण। ट्रिपल ए भी हो सकती है, डबल ए भी हो सकती है, ट्रिपल एस भी हो सकती है, एस एस भी हो सकती है, ए एस ए भी हो सकती है। यहां भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं, राइट। ट्रिपल एस यहां भी आएगा, एस एस भी आएगा, ए एस ए भी आएगा, ट्रिपल ए भी आता है और डबल ए भी आता है, राइट। लेकिन कैसे आता है वो हम बाद में देखेंगे। अब ये दो ट्राइंगल्स जो आपस में सिमिलर हैं, अगर सिमिलर हैं तो क्या यहां भी हम ये कहेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है? यस कहेंगे, तभी तो शेप सेम होगी। अगर ये एंगल 60 का होगा तो ये भी 60 होना चाहिए, ये 30 होगा तो ये 30 होना चाहिए, राइट। ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होना चाहिए। भाई मान लिया ये 40 है, ये 30, यहां पर 45 ले लिया, यहां पर 60 ले लिया, तो रेस्ट ऑफ द एंगल आ गया सम एंगल प्रॉपर्टी से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स में भी शेप सेम है, यानी कि ट्राइंगल्स की शेप सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो रिजल्ट आउटकम क्या आता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के केस में था, यहां भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल कहते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। कॉन्ग्रुएंसी में कहा था कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यहां क्या कहेंगे कि corresponding sides of the pair of similar triangles are proportional। proportional मतलब AB by DE, BC by EF और AC by DF। corresponding sides क्या है आपस में? proportional। proportional इसका क्या मतलब हुआ? मान लिया ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, राइट। लेट्स कंसीडर दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 14 सेंटीमीटर। तो 5 by 10 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, 3 by 6, 7 by 14, रेशियो सबकी सेम आ गई या नहीं? 1/2। यानी कि दिस ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज ट्वाइस एज कंपेयर टू दिस। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन इज ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेशियो, राइट। बेटे तेरा ध्यान कहां है? कहां ध्यान है? फोकस रहना, फोकस रखेगा तभी तो समझ आएगा। क्लियर है? तो ट्राइंगल्स अगर आपस में सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। इफ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, then in that case the corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional, right। यानी कि we are doing nothing but comparing all the 3 sides of one triangle with respect to the another triangle, and that comparison amongst the 3 sides of both the triangles must be same। वो proportion जो होगा, वो proportion की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि every congruent triangles are similar, but every similar triangle need not be congruent। ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं? आर दे कॉन्ग्रुएंट आल्सो? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। व्हाई? बिकॉज शेप्स आर डिफरेंट। लेकिन हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होंगे, बट अंडरस्टूड है भाई। ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ करोगे तो रेशियो 1:1 आएगी, सेम। तो जो हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बट अंडरस्टूड है कि every pair of congruent triangles are similar,
but every similar triangles, right? Pair of similar triangles are not necessarily congruent. राइट? अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं सीधा मैं उस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं जो बोर्ड की वन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम है। पिछले 25-30 साल से जब हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे तब से ज्योमेट्री में 6 और 7 ऐसी थ्योरम्स होती हैं जिन्हें फंडामेंटल थ्योरम्स कहा जाता है। राइट? आपका सर्कल को मिलाकर और इस टॉपिक को मिलाकर कुल 6-7 ऐसी फंडामेंटल थ्योरम्स हैं और बोर्ड एग्जाम में कोई 2 थ्योरम पक्का आती है, इनहेरेंट है, आना ही आना है, ये एज पर द सीबीएसई बोर्ड स्कीम 2 थ्योरम पक्का आएंगी आएंगी। तो हमें पेपर ऑलरेडी मालूम है, 7 में से 2 क्वेश्चन तो आने आने, कोई सी भी आ सकती है पर 2 आएगी। पिछले 30 साल से हो रहा है, अगले 30 साल तक होगा अगर सिस्टम में चेंज नहीं आया तो, क्योंकि सेकंड टर्म आपका सब्जेक्टिव होने जा रहा है, फर्स्ट टर्म ही आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फर्स्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं और टिपिकल है पेपर। बल्कि सब्जेक्टिव में तो कुछ नहीं होता, सामने क्वेश्चन है आंसर लिख दिया सीधा। भाई हाथ की तो एक्सरसाइज है सब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं। और ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और बड़े दुख की बात है कि इस टॉपिक का जो पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसमें एरियाज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आप में से कितने ऐसे जिन्होंने एरियाज किया हुआ है 9th क्लास में? शगुन ने किया हुआ है, गारंटेड किया था। यस सर, आपने करवाया था। अस्किया आपने नहीं किया हुआ? नो सर, नहीं करा। हाँ, एरियाज का टॉपिक में जब 9th क्लास में कराऊंगा तो जरूर अटेंड करना, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आगे फ्यूचर में भी। बिल्कुल करना है, ऑफ कोर्स। राइट? आपने किया है? आपने भी नहीं? नहीं, पैरेललोग्राम नहीं, खाली एरियाज ज्योमेट्री के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बाद आता है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया तो आपने 9th के अंदर बहुत बड़ा काम छोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ दिया, इसलिए उसे करना तो मस्ट है, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अभी आपको प्रूव कर देता हूं। अब मैं जो थ्योरम कराने जा रहा हूं उसमें एरियाज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो कैसी एक तरीके से आयरनिकल स्टेज है इस समय हमारे लिए कि बच्चों को एरियाज 9th में हटा दिया और 10th में सिमिलर ट्राइंगल में उसका पहले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है। अब कैसे करेंगे? तो यानी कि याद करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। और याद क्या करना पड़ेगा? द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। जो मैंने कहा है उसे ध्यान से सुनो कि 2 ट्राइंगल्स अगर सेम बेस पर हैं, राइट? एक ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा है डीबीसी। दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है या नहीं? अगर बेस सेम है और दोनों के बीच में 2 पैरेलल लाइंस भी हैं टॉप और बॉटम में, तो ऐसी अगर कंडीशन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स के साथ होगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी होगा। राइट? क्यों होगा ये तो एरिया में पढ़कर ही समझ में आएगा, अभी मैं नहीं बताने वाला उसे। अभी आप मान के चलो, क्या लिखो, triangles on the same base triangles on the same base and between the same parallels, triangles on the same base and between the same parallels triangles between the same base triangles on the same base triangles on the same base and between the same parallels are equal in areas.
फंडामेंटल थ्योरम करने जा रहे हैं। This theorem is known as BPT theorem, right? The full form of BPT is basic proportionality theorem, और दूसरा नाम है थॉल्स थ्योरम, because the theorem is named after the mathematician Thales, right? तो इस थ्योरम का नाम बीपीटी भी है और थॉल्स भी है, और ये उन चुनिंदा 7-8 थ्योरम में से एक थ्योरम है जो इनहेरेंट है, आएगी, राइट? तो चैप्टर की शुरुआत ही हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। पहले समझो जो मैं बता रहा हूं, और प्लीज मेरी आप सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ब्रेन इतना फोकस होना चाहिए कि जो चीज समझ आ गई उसके रिवीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पता लगा 4 दिन के बाद बीपीटी थ्योरम दोबारा उठा रहे, कोई एसएसटी थोड़ी ना जो बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। लॉजिकल सब्जेक्ट है, समझ आ गया, जिंदगी भर के लिए आ गया, और वो क्लास में ही होना चाहिए, राइट? अब मैं जो बताने जा रहा हूं पहले उसे हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर ए बी और ए सी 2 साइड है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो पैरेलल हो बीसी के और इंटरसेक्ट करे ए बी और ए सी को इन ई एन एफ, यानी कि ई एफ मस्ट बी पैरेलल बी एस बी सी, अगर है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, अगर ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन हम करेंगे जिसमें एक लाइन बेस के पैरेलल होगी, तो ये पक्की बात है कि ए ई डिवाइड बाई ई बी मस्ट बी इक्वल टू ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी होगा। इसे कहते हैं बीपीटी थ्योरम, जो अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल क्या है थ्योरम? किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक लाइन हम बेस के पैरेलल ड्रॉ कर दें, तो वो जो लाइन है उन दोनों साइड्स को, ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगी, जो किया हुआ है इसने। एग्रीड और नॉट? ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए एफ बाई सी एफ। अब इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है? A line is drawn, right? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersecting the other two sides, then it divides these two sides. तब ये जो लाइन है, it divides these two sides in the same ratio. Simple सी language, clear? What is the theorem? If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides these sides in the same ratio. रटी हुई होनी चाहिए ये थ्योरम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम। स्टेट मतलब डिफाइन करो, प्रूव मैं करूंगा, राइट? Sir, can you please repeat the theorem? हाँ, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides these sides in the same ratio. तो जिनको इंटरसेक्ट कर रही है वो उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करें, राइट? क्या आपको स्टेटमेंट समझ आ गई? अब इस स्टेटमेंट को फाइनल रूप देने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमको बीएफ को ज्वाइन करना पड़ेगा, ईसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, और हमें एफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। याद रखना कंस्ट्रक्शन डॉटेड ड्रॉ करते हैं,
मैं फिगर दोबारा बना रहा हूं, मैंने गलती से EF ले लिया, D लेना था। ये देखिए, तो गिवन a triangle ABC in which DE is parallel with BC, intersecting AB and AC in D and E respectively, right? To prove क्या करना है, AD डिवाइडेड बाई DB, ये हमें प्रूव करना है, साबित करना है ये कि जो मैंने अभी लिखवाया था, राइट, इज इक्वल टू दिस। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन BE DC and draw EF, join BE and CD and also draw EF perpendicular to AB. Clear? अब देखो मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ी तेजी से बताऊंगा फिर आराम से बताऊंगा। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। Area of triangle ADE is equal to half into AD base into height EF divided by area of triangle DBE is also equal to half into base DB into height EF। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, राइट, एंड ट्राइंगल DEC के एरिया की रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। मतलब EF को डिवाइड करना है, अभी देखो अब बता, प्रूफ में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE को देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, गुड नाइट बेटा जी, हाफ इंटू DBE, बेस क्या होगा, ट्राइंगल DBE का बेस क्या होगा, तो BD, वेरी गुड, DB। हाइट क्या होगी, इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, क्या है हाइट, DE होगी या EF होगी, अस्किया सर इसकी हाइट सर DBE की बतानी है ना, हाँ, सर इसकी वैसे द हाइट इज ED और EF, ED और EF सर, बट EF तो पार्ट ही नहीं है ट्रायंगल का। शगुन सर शायद से EF, क्योंकि वो परपेंडिकुलर, मतलब वो राइट एंगल बना रहा है। यस, इस ट्राइंगल का देखो मैं इसकी फिगर अलग बनाता हूं, बिल्कुल आयुष सही आंसर दिया तूने, सेम आपने, ये फिगर मैंने अलग बता दी इस ट्राइंगल की। अब इसकी हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैपेंस टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर किसी की हाइट को लेना है तो हम क्या करेंगे, उसके टॉप को बॉटम से ज्वाइन करेंगे, और टॉप को बॉटम से ज्वाइन करेंगे तो सीधी ही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और सीधी लाइन तो परपेंडिकुलर लाइन होती है। ऐसा एक क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में, इनइक्वालिटी वाले ट्राइंगल में चैप्टर में किया था, याद है आपको सेकंड, हमने इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, जो कि 9th में डिलीट हो गया था चैप्टर। Yes. आपने भी अस्किया नहीं किया होगा,
आपने भी नहीं किया। DBE में DE हाइट नहीं है, हाइट ये है। ये हाइट क्यों है? क्यों? अब ये तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइट कैसे हो गई? हाइट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ED नहीं है, EF है, राइट? बट ट्रायंगल तो DBE है ना, EF तो ट्रायंगल के बाहर है। बेशक बाहर है, लेकिन अगर इस ट्रायंगल की हाइट लेनी होगी तो हम हाइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लेंगे या नहीं? इसके टॉप वर्टेक्स को हम अगर देखेंगे तो वर्टेक्स से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तभी तो इसकी एक्चुअल हाइट पता लगेगी। एक्चुअल हाइट ऑफ ट्राइंगल DBE इज नॉट DE, इट हैज टू बी EF। अगर आप देखें तो EFD एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैपेंस टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल 9th क्लास में किया था, जो अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेबस डिलीट होने के कारण आपने नहीं किया। वहां इसके ऊपर पूरा NCERT में ही क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट यहां यूज हुआ है। तो DE इज नॉट द हाइट, EF इज द हाइट। दो वो बात अलग है कि वो बाहर है ट्राइंगल की, ट्राइंगल के बाहर हो तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? हमें तो हाइट निकालनी है, वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना बॉटम से। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगी बेटा? अगेन EF। क्लियर? तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस है DB इंटू हाइट। हाफ से हाफ कैंसिल, EF से EF कैंसिल, बचा क्या? राइट? हेंस देयरफॉर area of triangle ADE divided by area of triangle DBE is AD by DB। ये हो गया फर्स्ट। इसी तरीके से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ECD भी निकालेंगे। निकालना होता तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते यूं, फिर ये लेते हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो क्या? सिमिलरली area of triangle ADE divided by DEC is AE by EF, AE by EC, AE by EC। ये हो गया सेकेंड। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लियर है? सर वो जो हमने ट्रायंगल्स चूज करे, मतलब वो हमें वही ट्रायंगल्स चूज करना है ना, वो तो पहले से डिसाइडेड है। बिल्कुल, ऊपर वाला दोनों ही फर्स्ट और सेकंड केस में कॉमन है या नहीं? यस सर। फर्स्ट और सेकंड केस में न्यूमरेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, डिनोमिनेटर भी सेम है, ध्यान से देखो। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, DEB एंड DEC, DEB DEC, ठीक है? दोबारा बोल रहा हूं, DEB DEC are on the same base DE and between the same parallel DE and BC. Therefore, their areas are equal. Therefore, area of DEB equal with the area of DEC. Right? तो अगर एरिया इक्वल है तो जरा दोनों फर्स्ट और सेकंड के डिनोमिनेटर भी सेम होगा या नहीं? न्यूमरेटर तो सेम थे ही, डिनोमिनेटर भी सेम हो गया या नहीं? है ना?
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड बोथ आर आइडेंटिकल, इवेंचुअली द राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया नहीं, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, राइट? पक्का समझ में आ गया? तो जो मैंने कहा है अब मैं उसे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। रीजन लिखना मस्ट है, these are the triangles which are on the same base and between the same parallels, therefore the areas are equal। ये हो गया थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, AD by DB is equal to AE by AC, hence proved। राइट और नॉट? क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? सर मुझे उसमें प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। इसमें प्रॉब्लम है बेटा? सर वो EF को आपने वो क्यों लिया, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, बाकी सब समझ आ गया। ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैंने अलग से बना दिया। क्या यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब इस ट्राइंगल की अगर मुझे हाइट निकालनी है तो मैं इसकी हाइट कैसे निकालूंगा? सर हम E से एक वो खींचेंगे। क्या ED इसकी हाइट होगी? नो सर। हाइट कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज की हाइट निकालेंगे तो उसके टॉप को बॉटम से जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते? अगर टॉप को बॉटम से आप जोड़ोगे, थोड़ा सा भी चेंज कर दो, तो क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा टॉप और बॉटम का? याद रखना, हाइट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस always happens to be the shortest distance। 9th क्लास की एनसीईआरटी में सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही है इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल में, कि फॉर ऑल द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैपेंस टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा अगर हमें इस ट्राइंगल की हाइट निकालनी है तो मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, और इसको मैं प्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ये लाइन लेंथ मेजर करनी है। तो अगर आप देखो ये ट्राइंगल, अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इस ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो जो चीज हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट कर रही है वो थोड़ी ना इसकी हाइट हो सकती है। हाइट क्या होगी इसकी? बेस क्या होगा इस ट्राइंगल का? बेस तो एक्चुअल लेंथ ही होगी DB, लेकिन हाइट क्या होगी? वो होगी EF। राइट? तो सर जरूरी नहीं है कि एक ट्रायंगल की हाइट उस ट्रायंगल के अंदर हो, बाहर भी हो सकती है। ये देखो मैं एक और बताता हूं, एनसीईआरटी दिखाना एक बार। 3 तरीके के ट्राइंगल होते हैं, इस चीज को और प्रिसाइजली क्लियर कर रहा हूं 9th क्लास। ये कौन सा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा तो ये सीधी हाइट मुझे पता होनी चाहिए या नहीं? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यही वाला जो ट्राइंगल है ना, वो मैंने ऐसे, ये लेटा हुआ था ट्राइंगल, यहां मैंने इसको वर्टिकल बना दिया। राइट? ये D ले लिया, ये E ले लिया, ये B ले लिया।
अब मैं आपसे पूछता हूं इस ट्राइंगल की हाइट बताओ कहां है। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऐसे है ये ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना हो तो या तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, बिना हीरोन्स फॉर्मूला यूज किए हमें चाहिए हाफ इंटू बेस। बेस इसका क्या है, डीई है या नहीं है। अब आप इस फिगर को देख के क्या ये कह सकते हो क्या बीडी इसकी हाइट है। तो हाइट के लिए क्या करना होगा, अगर ये कोई बिल्डिंग है इसके टॉप पे आप खड़े हो तो आप बिल्डिंग को के ये जो एक्सटर्नल कर्व्ड एरिया है इसको हाइट कहोगे या इसे हाइट कहोगे। वो जो दूसरी लाइन है वो जो बाहर है, यही हाइट होगी या नहीं। यस सर। दिस इज नॉट द हाइट, दिस इज द हाइट एंड दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। ओके सर। राइट। अभी कह रहा हूं ना 9th क्लास बड़ी टेढ़ी सी रह गई है आप लोगों की। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 पेज नंबर 133 पर लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट of all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। और ये इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल टॉपिक से है जो कि 9th क्लास में डिलीट करा दिया गया था। हर वो टॉपिक डिलीट करा दिया गया आपकी 9th में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। वन चाय क्लियर है या नहीं है। अब कोई डाउट। नो सर। तो ये थ्योरम का प्रूफ समझ में आ गया, यानी कि चैप्टर की शुरुआत ही हमने उस क्वेश्चन। छोटा सा डाउट है। हाँ बोलो सर, जो डीबी हमने उसका बेस मतलब डीबी क्यों चूज करा, हम डीई भी तो ले सकते थे उसका बेस। बेटे ट्राइंगल फिगर तो असली ये है, अरे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन तो ये है, जो बाहर का पार्क है वो बिल्डिंग का हिस्सा है क्या। नो सर। उसे कैसे ले लेंगे हम बेस। ओके सर। ये तो पार्क है मान लिया बिल्डिंग के साथ, और हमें एरिया बिल्डिंग का निकालना है तो पार्क की लेंथ क्यों ऐड करेंगे इसमें। राइट। आगे चले। यस तो सर। दिस इज नोन एज बीपीटी थ्योरम। अब इस बीपीटी थ्योरम की कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जिन्हें हम कॉलोरीज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है इसमें। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर मैं 10 बार बता चुका हूं ये लाइन है जो अगर पैरेलल हुई तो स्पष्ट है ये AD बाई DB BD इज AE बाई CE। राइट। राइट। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। एलसीएम लो। अब BD प्लस AD क्या हो गया, AB डिवाइडेड बाई BD। AE प्लस EC क्या हो गया, AC राइट डिवाइडेड बाई CE। ठीक है ना। तो एक तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है
इसी रिजल्ट से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिल गया, ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी। ये हमारा दूसरा रिजल्ट हो गया। क्लियर है? यानी कि रिपीट कर दोगे ये? बेटे दोनों तरफ 1 ऐड करो और देखो क्या ये आ रहा है। सर एक्चुअली वो ना मेरा नेटवर्क चला गया था तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाई आपने क्या बोला। बेटे दोनों में 1 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हैं नहीं? दोनों तरफ 1 ऐड किया, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। एलसीएम लो, फिर एलसीएम लोगे तो यही आएगा ना, बीडी एलसीएम। ओके सर। तो बीडी ऊपर चला गया, 1 डिवाइड बीडी मल्टीप्लाई विद 1, बीडी प्लस एडी, एई प्लस सीई डिवाइड बाय सीई। तो एडी प्लस बीडी हो गया एबी, एई प्लस सीई हो गया एसी। ओके सर। मेरा कहने का मतलब है कि बीपीटी थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन पर। ये तो मेन ऊपर स्टेटमेंट है, ये मेन स्टेटमेंट से ये भी क्रिएट कर दी या नहीं कर दी, ये भी बीपीटी थ्योरम ही है, ये भी बीपीटी थ्योरम का ही रिजल्ट है भाई। क्लियर है? हम लिख सकते हैं पेपर में, लिखना है, लिखेंगे क्या, क्वेश्चन में यूज करेंगे इसे, काफी क्वेश्चन में यूज करेंगे, अभी आपको मैं बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब है व्हाट आई डिड, मैंने मॉडिफाई कर दिया बीपीटी थ्योरम को और इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब ये जो मेन एक्सप्रेशन है इसको उल्टा लिख दो, अब रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? रेसिप्रोकल कर दिया, फिर ऐड कर दो 1, फिर दोबारा ऐड कर दो 1, एडी तो अगेन एडी प्लस जीबी किसके इक्वल हुआ, AB, this is equal to AB divided by AD, this is AC divided by AE, right or not? ठीक है, तो कहने का मतलब है सेम बीपीटी थ्योरम को हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड होगी, क्वेश्चन जैसा चाहेगा हम उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? तो फाइनली कहूं, जो अब तक मैंने पढ़ाया है उसमें बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी है और उस ट्राइंगल के अंदर डीई पैरेलल विद बीसी है, तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये केस होगा, ये भी केस हो सकता है, और ये भी केस हो सकता है, राइट और नॉट? ये अब तक का सारे डिस्कशन का निचोड़ है। एग्रीड? यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछो, तब आगे बढ़ो। नाउ शुड आई प्रोसीड? पहले वाला पूरी ट्रायंगल के लिए है, उसके बाद है वो भी पूरी ट्रायंगल के लिए, तो ऊपर वाला उसके लिए है, दो ये बने हैं, ऊपर वाले पूरे वाले के लिए एरिया नहीं है, रेशियो है बेटा वो तो, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस,
रेशियो हम मॉडिफाई कर चुके हैं, एरिया का कोई इससे रिलेशन नहीं है। और हम यूं भी कह सकते हैं this upon this is equal to this upon this, sorry this एलिमिनेट क्लियर है, समझ में आ गया ना। एक ट्राइंगल के अंदर अगर डीई पैरेलल होगा बीसी के, या कोई लाइन ट्राइंगल के अंदर सामने वाली साइड के पैरेलल होगी, तो इस तरीके से हम बीपीटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। जरूरत भाई क्वेश्चन होगा ना, उसमें क्वेश्चन पढ़ते हमें पता लग जाएगा क्या मुझे ये यूज करना चाहिए, ये यूज करना चाहिए, ये यूज करना चाहिए, कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। तो हमें तो सुविधा हो गई ना, फैसिलिटी हो गई कि सेम बीपीटी थ्योरम कैन बी एक्सप्रेस्ड विद 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट। अब हम उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम है ये भी, जो 7-8 चुनिंदा थ्योरम्स में से अगली थ्योरम यही है। थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ, उल्टा। उल्टा मतलब क्या भाई, वही ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि एक लाइन जो दो साइड से टकरा गई और कुछ ऐसे टकराई कि एडी बाई डीबी बराबर हो गया एई बाई ईसी के। जो पिछले केस में हमने प्रूव किया था वो यहां गिवन है, और पिछले में गिवन जो था वो यहां प्रूव करना है। क्या? डीई पैरेलल विद बीसी, ये प्रूव करना। क्लियर भाई? पीछे ये था एक ने ट्राइंगल एबीसी, डीई इज पैरेलल विद बीसी, गिवन था। अब ये प्रूव करना था, अगर कोई लाइन ट्राइंगल को इस तरीके से टकराती है, राइट, कि उसके टकराने के कारण रेशो सेम आ जाती है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा। और अगर ऐसा हो गया तो पक्की बात है, गारंटीड है कि वो लाइन डीई बीसी के पैरेलल होगी, राइट। और इसी बात को हमें प्रूव करना है। ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी पहली थ्योरी थी, राइट। अब देखो मैं इसे कराने जा रहा हूं, मैं दोबारा फिगर बनाऊंगा क्योंकि प्रूफ के लिए फिगर दोबारा चाहिएगी। राइट, मैं मान रहा हूं कि इफ ए लाइन, स्टेटमेंट जो इसकी रियल है वो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं। इफ ए लाइन L, right, intersect AB and AC in D and E, right, such that AD divided by DB is equal to AE divided by EC है। अगर कोई लाइन ट्राइंगल से टकराती ऐसे है कि ये रेशियो बराबर हो जाती है,
तो पक्की बात है ये जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल होगी तभी वो रेशो है, अगर रेशो है तो लाइन पक्का पैरेलल होगी, राइट। मैं प्रूव कराने तो देख बार पूछना, ये प्रूव करता है कि क्लास से कनेक्टेड हो, अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट, मेरा भी पढ़ाने का मन करता है। वेरी गुड। अब इसका आंसर क्या है रिंको? बिल्कुल ठंडी है, शरबत थोड़ा ना मंगाया था, चाय मंगाई। हाँ, if a line intersect the triangle in such a way that AD by DB is equal to AE by EC, then this line must be parallel to BC. प्रूव करो। अब इसको प्रूव करूंगा प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन से। प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, मान के चलूंगा कि L BC के पैरेलल नहीं है, जो आपने बोला। प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो प्रूव करना है उसे गलत मान रहे हैं। लेट L इज नॉट पैरेलल, लिखना ढंग से, ऐसा साइनस बना देना, राइट। लेट L इज नॉट पैरेलल विद BC, जो प्रूव करना है वो शुरू में कह दिया नहीं है भाई, वो पैरेलल नहीं है। आपने बोला तो पैरेलल कहां है, सही बात है, पैरेलल कहां है, राइट। कि अगर L पैरेलल नहीं है BC के, right, then there must exist another line DF which is parallel to, which is parallel to BC। वो हमने किया, हमने क्या किया, ठीक है भाई L पैरेलल नहीं है ना, हमने DF पैरेलल कर दिया खुद से, कंस्ट्रक्शन। और जैसे ही मैंने DF पैरेलल किया BC के, ध्यान से देखिए, तो मैं सीधा, मेरे को ये राइट मिल गया ना लिखने के लिए कि AB डिवाइडेड बाई AD, AB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AF। क्यों भाई, बीपीटी थ्योरम, अभी तो मैंने बताए थे तीनों केस, क्लियर है। अगर ये पैरेलल है तो ये होगा या नहीं, सीधा रीजन क्या होगा, बीपीटी थ्योरम। अब ये जो वैल्यू है, ये जो गिवन है, नाउ जो ये गिवन है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, इसे उल्टा लिख दो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और इसमें 1 ऐड कर दो। जो गिवन है उसे उल्टा लिखा, 1 ऐड कर दिया, दैट मीन्स AD प्लस DB डिवाइडेड बाई AD इज EC प्लस AE डिवाइडेड बाई AE। ये हो गया AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE, राइट। ये है हमारा, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन था, ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। ये जो गिवन था ना, उस गिवन को हमने ऐसे मॉडिफाई कर दिया। तो आप देखो, जब DF पैरेलल विद BC लिया था तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम होगा या नहीं, राइट। क्लियर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिला,
AC by AF is equal to AC by AE. राइट, इन दोनों से AC से AC कैंसिल हो गया, बचा क्या AF इक्वल टू AE. AF किसके इक्वल आ गया, दिस AF इसके बराबर आ गया AE के, आ गया या नहीं. अब AF बराबर AE फिगर में तो नहीं लग रहा. AF इक्वल टू AE मैथमेटिकली प्रूव हो गया नहीं मैथमेटिकली प्रूव, लेकिन फिगर में तो नहीं लग रहा. फिगर में लगे तो क्या करेंगे, AF is equal to AE is not possible but can be made possible when E coincides with F. When E coincides, jumped on F, AE जो है F से आकर जुड़ जाए. अगर E F से जुड़ेगी तो कहने का मतलब है L और DF सेम हो गया या नहीं. DF तो ऑलरेडी पैरेलल है BC के, तो L भी पैरेलल हो गया BC. एंड दैट वाज वी नीड टू प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था. दिस अब क्या लिखेंगे, AF इक्वल टू AE, which is AF equal to AE, which is possible only when E coincides with F. Therefore, L is parallel with BC. Just check the entire. This is an extremely important theorem. और ये दोनों फंडामेंटल थ्योरम्स आपके एग्जाम के लिए इस पूरे चैप्टर की बुनियाद है. हाँ बेटे, पूरा कर लिया था, कोई डाउट्स वगैरह है तो कपिल से पूछ लिया आपने. हाँ कपिल, ये चैप्टर आप 12th में भी लेते हो तो आप जरा ध्यान रखना इसका. राइट, कोई भी दिक्कत आए तो आप देखना, कपिल इसको आईटी लेवल तक लेता है इस चैप्टर को, ठीक है ना. कहीं एक एक चीज का ना राइटिंग में प्रैक्टिस करा के टेस्ट देके सारे केसेस से याद करा. क्या ये क्लियर है? yes. कोई डाउट इस थ्योरम में? नो सर. एग्रीड? तो आज की क्लास में हमने जो दो बातें सीखी वो ये कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल हो तो वो उन दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, और अगर कोई भी लाइन दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी तो वो पक्का तीसरी साइड के पैरेलल होगी, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. BPT theorem and converse of BPT theorem makes at least 30 questions. इन दो थ्योरम पे 30 से ज्यादा क्वेश्चन है, और अगर बहुत डीपर लेवल पे जाया जाए तो 100 से ज्यादा क्वेश्चन है सिर्फ इन दो थ्योरम पे. राइट, इसीलिए मैंने इन दो थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर दिया है, आपको समझाने की कोशिश की है. और मैं चाहूंगा कि घर जाकर ईमानदारी से इसके ऊपर आप पूरी क्लास का रिवीजन करें. अब तो टेक्नोलॉजी भी है, कल को कुछ ऐसा रहा कि नहीं समझ में आया नोट्स देख के तो वीडियो लगाकर आप देख सकते हो दोबारा. जहां पर आप लैग कर गए वो वीडियो क्लियर कर देगी. छोटी मोटी बातें मुझसे व्हाट्सएप में पूछ लिया जाएगा. राइट, इसके ऊपर ढंग से काम करना और दोनों थ्योरम्स को खुद की लैंग्वेज में बिना आंसर देखे करना. आज रात को सोने से पहले अगर कर लिया तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाए, रिवीजन नहीं पड़े. कल पे छोड़ दिया 40% दिमाग में रहेगा, 60% निकल जाए, और परसों तक 98% निकल जाएगा. यानी कि जो क्लास अटेंड की ना की बराबर. कभी चीजें समझने से नहीं समझी जाती, हमारा ब्रेन रेस्पॉन्ड करता है विजुअलाइजेशन को, लिख कर देखने को. Maths is the subject of writing. Physics is the subject of writing. Chemistry is the subject of writing. Biology is the subject of writing. Writing में करो. जब तक राइटिंग में नहीं करोगे चीजें दिमाग में नहीं उतरेंगी. रीड करके बात नहीं बनेगी.
रात को सोने से पहले थ्योरी अपने आप से पूछना, दोनों थ्योरम्स मुझे जिंदगी भर के लिए आ गई तो नींद आनी चाहिए, नहीं तो नींद नहीं आनी चाहिए। नियम ये कहता है, इसे कहते हैं खुद का बॉस बनना। राइट, कर लेना। अगर आपको ये दोनों थ्योरम्स आपके टिप्स पर है तो अगली क्लास से आप तैयार हो गए हो बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, मीटिंग द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।